Hello friends, I am Dr. Arif Kamal, Senior Orthopedic Surgeon, Imperial Hospital, NCR बुलंदशहर। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस फ्रैक्चर्स के बारे में। स्ट्रेस फ्रैक्चर एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसी पैथोलॉजी जिसकी वजह से हर साल हज़ारों उन बच्चों का कैरियर तबाह हो जाता है जो मिलिट्री या पुलिस सर्विसेज में जाना चाहते हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर है क्या? स्ट्रेस फ्रैक्चर बोन में होने वाले वो फ्रैक्चर हैं जिनमें हड्डी टूटकर टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाती, बल्कि बोन के अंदर दरारें पड़ जाती हैं। ये दरारें काफ़ी पेनफुल होती हैं। ये फ्रैक्चर ही हैं, लेकिन एक्सरे में दिखाई नहीं देते। आप इनको माइनर फ्रैक्चर्स कह सकते हैं, जो आमतौर पे चोट लगने से नहीं होते, बल्कि रिपीटेड स्ट्रेस से होते हैं, जैसे रनिंग की वजह से बोन के ऊपर आने वाला स्ट्रेस। स्ट्रेस फ्रैक्चर के लक्षण क्या है? स्ट्रेस फ्रैक्चर जैसे कि नाम से ही विदित है, ये फ्रैक्चर्स हैं, तो फ्रैक्चर होगा, दर्द भी होगा। तो लक्षण, सबसे पहला लक्षण लगातार तेज दर्द होना। जैसे एक बच्चा जो कि लगातार दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते उसको एहसास होता है कि उसके पैर में दर्द है। ये दर्द धीरे धीरे बढ़ता जाता है और ये दर्द दौड़ने पर बढ़ता है, आराम करने पर ठीक हो जाता है। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर के लक्षण क्या हैं? वो दर्द जो दौड़ने पर बढ़ जाए और आराम करने पर थम जाए। साथ ही ये दर्द किसी एक लोकलाइज्ड एरिया में होता है, यानी एक ख़ास जगह होता है। एक्सरसाइज की वजह से भी कभी कभी दर्द होता है हमारे पैरों में, लेकिन वो एक वेग पेन होता है। अगर पूछें आप कि किस जगह दर्द है, तो पेशेंट कहेगा कि बड़े से हिस्से में दर्द है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन वो लोकलाइज नहीं है, वो किसी खास हिस्से में नहीं है। लेकिन ये स्ट्रेस फ्रैक्चर्स से होने वाले दर्द अक्सर पिन पॉइंट होते हैं, यानी उस खास हिस्से में जहाँ पर ये स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है। तो लक्षण किसी खास हिस्से में दर्द होना, बोन के ऊपर दर्द होना, उस दर्द का दौड़ने पर बढ़ जाना और आराम करने पर दर्द का थम जाना। साथ ही बोन के उस हिस्से पर दबाने पर दर्द होता है जहाँ पर ये स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है, जिसको हम पॉइंट टेंडरनेस कहते हैं। ख़ास उस हिस्से पर, ख़ास उस जगह पर बोन में दर्द होना, दबाने पर, जहाँ पर कि फ्रैक्चर हुआ है। तो जब भी आपको दौड़ने पर दर्द है, बोन के ऊपर दर्द है, पिन पॉइंट दर्द है, और थम जाने पर, ना दौड़ने पर ये दर्द ख़त्म हो जाता है, तो आपको अलर्ट हो जाना है। ये स्ट्रेस फ्रैक्चर के लक्षण हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर किन हिस्सों में ज़्यादा होता है? वैसे तो स्ट्रेस फ्रैक्चर शरीर की विभिन्न हड्डियों में हो सकता है, लेकिन सबसे कॉमन बोन्स जिनमें स्ट्रेस फ्रैक्चर देखा गया है वो हैं पंजे की हड्डियाँ, जिनको हम मेटाटार्सल्स कहते हैं। लेग की बोन्स, लेग में दो बोन हैं, एक टिबिया और एक फिबुला। टिबिया हमारी मेजर बोन है, फिबुला एक दूसरी बोन है जो कि टिबिया से कम स्ट्रेंथ रखती है, पतली बोन। तो टिबिया और फिबुला दोनों में ही स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकते हैं। तो ये तीन बोन्स हैं, पंजे की मेटाटार्सल्स, लेग की टिबिया और फिबुला। इन तीन बोन्स में मोस्ट कॉमनली हमें स्ट्रेस फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं। लेकिन कभी कभी फीमर की नेक, यानी जांघ के हड्डी के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में भी ये दर्द हो सकता है। तो चार कॉमन साइट, पंजे की हड्डियाँ मेटाटार्सल्स, लेग की बोन्स टिबिया और फिबुला, और साथ में जांघ के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, यानी फीमर नेक। तो ये चार कॉमन साइट्स हैं जो कि हमें जिनमें हमें स्ट्रेस फ्रैक्चर्स में पेन मिलता है। होते क्यों हैं ये बोन? ये फ्रैक्चर्स होते क्यों हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बोन एक लिविंग टिश्यू है। बोन कोई बेजान चीज़ नहीं है, ये लिविंग टिश्यू है और इनमें लगातार टूट फूट भी होती रहती है और शरीर उस टूट फूट को लगातार रिपेयर भी करता रहता है। तो जब भी हम दौड़ते हैं, काम करते हैं, तो हमारी बोन्स के अंदर वेयर इन होती है, टूट फूट होती है, जिसको कि हमारा शरीर रिपेयर कर देता है। लेकिन जब हम दौड़ते हैं,
अचानक दौड़ते हैं, जब हम अनयूजुअली दौड़ते हैं, जब अनयूजुअल लोडिंग होती है बोन की, तब वेयरिंग ज़्यादा होती है, टूट फूट ज़्यादा होती है और उसी रफ्तार में हमारा शरीर बोन्स को रिपेयर नहीं कर पाता। नतीजा ये होता है कि धीरे 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 ये सब चीज़ें एड ऑन होती रहती हैं और हमारी हड्डी के अंदर माइनर क्रैक्स आ जाते हैं, जिनको हम स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। तो अनयूजुअल लोडिंग, ओवरलोडिंग इस फ्रैक्चर का कारण है, चोट लगना इसका कारण नहीं है। स्ट्रेस फ्रैक्चर आमतौर पर चोट लगने की वजह से नहीं होते। एक चीज़ और भी है, बच्चे कई बार हमारे पास आते हैं, वो कोरिलेट करते हैं कि हाँ वहाँ गिर गए थे, वहाँ गिर गए थे। उनसे अगर आप कीनली पूछें, बिल्कुल क्लियरली पूछें कि क्या चोट लगने के बाद दर्द हुआ था, तो वो कहते हैं नहीं, चोट के बाद नहीं दर्द था, हम ठीक थे, लेकिन उसके 4-5 दिन के, एक हफ्ते के बाद दर्द शुरू हुआ। तो ये दर्द आमतौर पर स्ट्रेस फ्रैक्चर के दर्द चोट लगने की वजह से नहीं होते। इसको डायग्नोज कैसे करें, कैसे पहचानें? तो एक्सरे नॉर्मली नॉर्मल होते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर में, और इसकी डायग्नोसिस क्लिनिकल होती है। क्लिनिकल यानी एक्सरे नॉर्मल है, आपको लक्षण देखने हैं, डॉक्टर लक्षण देखकर हिस्ट्री ऑफ रनिंग, पेन एट पर्टिकुलर एरिया ऑफ बोन, टेंडरनेस एट पर्टिकुलर पॉइंट, और साथ में दौड़ने पर दर्द का बढ़ जाना, आराम करने पर दर्द का घट जाना। ये हैं क्लिनिकल पॉइंट्स जिसकी वजह से, जिससे हम डायग्नोसिस बनाते हैं। लेकिन एमआरआई एक और बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन है। अगर हम चाहें तो एमआरआई से बिल्कुल शुरुआती पीरियड में हम डायग्नोसिस स्ट्रेस फ्रैक्चर की बना सकते हैं। जब स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाते हैं तो हमारे पैर दर्द करने लगते हैं। ये दर्द आमतौर पे इतना सीवियर होता है कि हम दौड़ नहीं पाते हैं, और ज़्यादातर बच्चे इस चाह में कि हम फिज़िकली फिट रहें, हम फिज़िकल एग्जामिनेशन में फेल ना हो जाएं, दर्द के बावजूद दौड़ते रहते हैं, परेशानी बढ़ती जाती है और अल्टीमेटली फिज़िकल एग्जामिनेशन के दिन वो बिल्कुल नहीं दौड़ पाते हैं। यानी जो हम चाह रहे थे वो ना होकर उसका उल्टा हुआ, अपोजिट हुआ। तो अब सवाल यह है कि इस स्ट्रेस फ्रैक्चर से बचा कैसे जाए, क्या तरीके अपनाए जाएं जिससे कि ये स्ट्रेस फ्रैक्चर ना हो। तो इसके लिए हमको प्लानिंग के साथ में काम करना होता है। अगर हम इल प्लान्ड ट्रेनिंग लेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहली चीज़ जिसको मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा वो ये है कि आजकल ट्रेंड है कि बच्चे रिटन एग्जामिनेशन के लिए पहले तैयारी करते हैं, वो रनिंग नहीं कर रहे होते हैं, उनकी फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज बिल्कुल ज़ीरो होती हैं, और जब वो रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद वो फिज़िकल के लिए तैयारी शुरू करते हैं। आमतौर पर टाइम फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन और रिटन एग्ज़ामिनेशन के बीच में बहुत कम होता है। ये कभी कभी 20-25 दिन और कभी कभी 1.5 महीना हो सकता है। ये टाइम पीरियड इतना शॉर्ट है कि इतनी दिनों में हमारी बॉडी को हम ट्रेन नहीं कर सकते। कम पीरियड में खुद को ट्रेन करने की वजह से बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ओवर रनिंग करते हैं, और जिसकी वजह से स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है, पैरों में दर्द होने लगता है और वो फिज़िकल एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते। तो एक बेसिक फंडामेंटल याद रखना है कि अगर हमें फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन क्लियर करना है तो रिटन के दौरान भी हमको तैयारी करते रहना है। रिटन के दौरान भी हमको 1 घंटा या थोड़ा कम रनिंग और एक्सरसाइजेस को देना है। कई बच्चे कहते हैं कि डॉक्टर साहब रिटन एग्ज़ाम बड़ा डिफ़िकल्ट है, हम अगर रनिंग करेंगे तो रिटन एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक भ्रम है। क्या आप पूरे 24 घंटे पढ़ सकते हैं? नहीं। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कहते हुए हम 16 घंटे पढ़ते हैं, 20 घंटे पढ़ते हैं। ये सब फिजूल की बातें हैं। 16 घंटे कोई नहीं पढ़ता है। अगर आप डेली ऑन एन एवरेज 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं। जो बहुत हाई लेवल एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि पीजी एग्ज़ाम ऑफ आफ्टर एमबीबीएस या सिविल सर्विस के एग्ज़ाम आईएएस, उनमें भी आदमी 8 से 10 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ता है। तो अगर आपको पुलिस सर्विसेज में जाना है या मिलिट्री सर्विसेज में जाना है तो रिटन एग्ज़ाम के दौरान भी रनिंग करते रहना है, क्योंकि उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के समय एक्सरसाइज को छोड़ देना अच्छी नीति नहीं है। खैर, अब हम आते हैं किस तरीके से इस स्ट्रेस फ्रैक्चर की प्रॉब्लम को रोका जाए। तो सबसे पहली चीज़, अच्छी क्वालिटी के शूज़ का इस्तेमाल करना है। बच्चे
पुअर क्वालिटी के शूज़ पहनकर दौड़ते हैं, जो कि लंबे समय में उनके लिए नुकसानदायक होता है। जो भी जूता लें वो वेल कुशन्ड होना चाहिए, उसके अंदर ठीक से गद्दी होना चाहिए। आमतौर पे अच्छी क्वालिटी के शूज़ में ये सब प्रॉब्लम नहीं होती, वो वैसे ही ठीक होते हैं। तो आपको अच्छी क्वालिटी के शूज़ लेना है। शूज़ ख़राब हो गए हैं तो शूज़ ख़राब हो जाने के बाद दौड़ते नहीं रहना है, उन शूज़ को रिप्लेस करना है। हमेशा ख़राब हो जाने के बाद शूज़ को बदल देना है। कई बच्चे नंगे पैर दौड़ते हैं, बिल्कुल गलत तरीका है। नंगे पैर नहीं दौड़ना है, इससे आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप आगे कंपटीशन को बीट नहीं कर पाएंगे। शूज़ ना बहुत छोटे होने चाहिए ना बड़े होने चाहिए। वेल फिटिंग शूज़ ज़रूरी है। बड़े शूज़ और छोटे शूज़ भी स्ट्रेस फ्रैक्चर का कारण बनते हैं। और शूज़ के अंदर एक अच्छा आर्च सपोर्ट होना चाहिए। नॉर्मली गुड क्वालिटी शूज़ के अंदर ये आर्च सपोर्ट होता ही है। तो शूज़ का हमें खास ख्याल रखना है, शूज़ अच्छे रखने हैं और हार्ड सरफेसेस पर नहीं दौड़ना है। कई बार बच्चे सड़क पर दौड़ते हैं, शुरुआत से ही सड़क पर दौड़ते हैं, तरीका अच्छा नहीं है। कभी भी फिजिकल एग्ज़ाम में आपको सड़क पर दौड़ाया नहीं जाता है, आपको ट्रैक पर दौड़ाया जाता है। तो आपको ट्रेनिंग भी ट्रैक पर लेनी है। जहाँ ट्रैक्स अवेलेबल नहीं है वहाँ आप ट्रेल्स के ऊपर भी दौड़ सकते हैं। गांव देहात में वो रास्ते होते हैं जो कि जिन पर लोग चलते हैं, कच्चे रास्ते, उन पर भी आप दौड़ने की ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन ना तो आपको नंगे पैर दौड़ना है और ना ही आपको हार्ड सरफेसेस पर जैसे कि सड़क है उस पर दौड़ना है। दूसरा तरीका, दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है एक्सरसाइज मस्ट ऑलवेज बी ग्रेजुअल। आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, जिस दिन से फिज़िकल के लिए तैयारी शुरू करते हैं उसी दिन से वो बहुत ज़्यादा दौड़ना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत नीति है। कोई भी चीज़ अपनी फुल स्ट्रेंथ पर आने के लिए समय लेती है। बॉडी के को एडेप्टेशन में समय लगता है। अगर हम आज से ही ज़्यादा दौड़ेंगे, अभी हमारे पैर तैयार नहीं हैं, अभी हमारी बोन्स तैयार नहीं है, तो हम स्ट्रेस फ्रैक्चर के शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपको स्लो प्रोग्रेशन के साथ चलना है, एक साथ ब्रिस्क रनिंग नहीं करनी है। तो तरीका क्या होगा? तरीका ये है, पहले महीने आप जब भी आपने फिज़िकल ट्रेनिंग शुरू की है, पहले महीने आपको कोशिश करना है कि आप ना दौड़ें। शुरू के 15 दिन खाली आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, हल्का हल्का जॉगिंग कर सकते हैं। 15 दिन बीत जाने के बाद आपको जॉगिंग शुरू करनी है, अभी आपको फास्ट रनिंग नहीं करनी है। और 1 महीने तक आप इस तरीके से सिर्फ ब्रिस्क वॉकिंग और जॉगिंग में निकालेंगे। जब 1 महीना आपका पूरा हो जाएगा फिर आप रनिंग शुरू करेंगे। शुरुआत 2 से 3 किलोमीटर प्रतिदिन से ज़्यादा नहीं होगी। शुरू में आपको 1 महीना बीत जाने के बाद 1 महीना ब्रिस्क वॉकिंग और जॉगिंग, उसके बाद 2 से 3 किलोमीटर रनिंग के साथ शुरू करना है नेक्स्ट मंथ। और पर वीक 10% आपको बढ़ाना है। 10% डिस्टेंस, 10% इंटेंसिटी आपको बढ़ानी है। एक ये बेसिक रूल याद रखना है। तो हर हफ्ते आप 10% डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे करके। और इस तरीके से आपकी पूरी ट्रेनिंग होने में आमतौर पे मिनिमम 3 महीने का समय लगता है। लगातार पूरे हफ्ते बच्चे दौड़ते रहते हैं, वो तरीका ठीक नहीं है। आपको हफ्ते में 5 दिन दौड़ना है, बहुत ज़्यादा 6 दिन दौड़ना है, और कम से कम 1 दिन और प्रीफरेबली 2 दिन हफ्ते में रेस्ट लेना है। ये रेस्ट कंप्लीट रेस्ट भी हो सकता है, या आप ये भी कर सकते हैं कि इन 2 दिनों में आप रनिंग करने के बजाय बाकी एक्सरसाइजेज जैसे मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, जिससे आपकी बाकी मांसपेशियों में मजबूती आए और स्टेमिना बना रहे, या आप खाली एरोबिक एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप स्क्वैटिंग कर सकते हैं, प्लैंक्स कर सकते हैं, लंजेस कर सकते हैं। लेकिन ये वो एक्सरसाइज हैं जिनसे आपकी मसल्स स्ट्रेंथन होती हैं, लेकिन आपकी बोन्स के ऊपर लोड नहीं आता। ये हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज नहीं है। तो 5 दिन आप रनिंग कीजिए, 2 दिन रेस्ट लीजिए, या इन 2 दिनों में आप बाकी मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। कभी भी रनिंग में सडन चेंजेस मत लाइए। कई बार क्या होता है कि आप नॉर्मल पेस से दौड़ रहे हैं, धीरे धीरे आपकी ट्रेनिंग सही चल रही है, अचानक से कुछ यार दोस्त आपके आते हैं कि देखो वो तो 6 किलोमीटर दौड़ रहा है एक दिन में, वो तो 10 किलोमीटर दौड़ रहा है, और आप कंपटीशन में एक साथ 3 किलोमीटर से 6 किलोमीटर दौड़ के दिखाते हैं, और बस उसी दिन से आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आपको सडन चेंजेस ना इंटेंसिटी में लाने हैं ना डिस्टेंस में लाने हैं, एक साथ। हमें किसी से बहस नहीं करनी है। हमारा टारगेट
कंपटीशन बीट करना है, ना कि किसी से बहस करना। तो हमें सडन चेंजेस अपने इंटेंसिटी में नहीं लाने हैं। जब भी आपको लगे कि आज एक्सरसाइज ज़्यादा हो गई हैं, आज हमने रनिंग ज़्यादा कर ली है, तो आप नेक्स्ट डे रनिंग कम कर सकते हैं। अल्टरनेट हार्ड एंड सॉफ्ट डेज, उससे भी आपके पैरों को आराम मिलेगा। आपको मसल स्ट्रेंथनिंग के ऊपर ख़ास ध्यान देना है। हमारे दौड़ते वक्त बोन की स्ट्रेंथ की भी अहमियत है और मसल स्ट्रेंथ की भी अहमियत है। अगर हमारी मसल्स वीक हैं तो दौड़ते समय हमारी बोन के ऊपर लोड ज़्यादा आता है और स्ट्रेस फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमको अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए भी एक्सरसाइजेस करते रहना है। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आप सर्च कर सकते हैं कौन कौन सी है, अपने हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। तो मसल स्ट्रेंथनिंग पर भी ध्यान दीजिए, खाली रनिंग पर ही नहीं, टाइम मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज को भी दीजिए। सोना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, ना सिर्फ वो बच्चे जो मिलिट्री या पुलिस फोर्सेज में जाना चाहते हैं, बल्कि मैं ओवरऑल सभी बच्चों को कहना चाहूँगा, बच्चे आमतौर पर ये गलती करते हैं कि वो स्लीप आवर्स पूरा नहीं लेते। आप उनका स्लीपिंग टाइम सही नहीं होता। आमतौर पे हमको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर ये नींद कम है तो हमारी काम करने की एफिशिएंसी कम हो जाती है, हमारी ग्रैस्पिंग पावर कम हो जाती है, हम थके हुए रहने लगते हैं। हमारा मकसद पढ़ना नहीं है, हमारा मकसद ग्रैस्प करना है, हमारा मकसद है उस टारगेट को अचीव करना जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और वो तभी अचीव होगा जब हम ग्रैस्प करेंगे, और ग्रैस्प तभी करेंगे जब हम प्रॉपर नींद भी लेंगे, रेस्ट भी लेंगे। तो हमें 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि सोते समय ग्रोथ हार्मोन्स एक अच्छी मात्रा में ब्लड के अंदर आते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स हमारी बोन्स में या टिश्यूज़ के अंदर जो भी वेयरिंग हुई है उसको रिपेयर करने में मदद करते हैं। तो सोने से हमारी मसल्स की और बोन्स की रिपेयर होती है, इम्प्रूवमेंट आता है। इसलिए अच्छी नींद लीजिए, इससे कि जो भी वेयरिंग हुई है बोन्स के अंदर उसको बॉडी हील कर सके। जब भी हम दौड़ते हैं, शुरुआत स्ट्रेस फ्रैक्चर की होती है पेन से। तो जब भी दर्द हो दौड़ने में, आपको उसे इग्नोर नहीं करना। सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं कि वो दौड़ते समय अगर पेन होता है तो वो उसको इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है शायद कि ये मांसपेशियों का दर्द है। लेकिन जो लोग रनिंग करते रहते हैं, जो लोग एक्सरसाइजेज में हैं, वो बहुत अच्छे से पहचानते हैं कि मसल एक्स, मसल पेन अलग होते हैं और स्ट्रेस फ्रैक्चर से होने वाले पेन अलग होते हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर से होने वाले पेन शार्प पेन हैं, मसल्स से होने वाले पेन आमतौर पे एक्टिंग पेन होते हैं। तो जब भी दर्द हो आपको उसको नेगलेक्ट नहीं करना है। अगर ये दर्द फिट होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर के क्राइटेरिया में तो आपको रुक जाना है। या तो आप रनिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए या रनिंग को उस लेवल तक कम कर दीजिए जिससे कि पेन ना हो। यू शुड नेवर रन थ्रू पेन। दर्द में नहीं दौड़ना है। और रनिंग छोड़कर, अगर आपको लगता है कि आपको स्टेमिना भी बनाए रखना है, तो आप रनिंग छोड़कर स्विमिंग या उन एक्सरसाइजेज पर जा सकते हैं जिनमें हाई इम्पैक्ट नहीं है। तो कभी भी दर्द को इग्नोर नहीं करना है, कभी भी दर्द होने पर लगातार दौड़ते नहीं रहना है। और बेहतर है कि आपको अगर ऐसी कंडीशन हो तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। लास्ट में मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में भी, के महत्व के बारे में बताना चाहूँगा। कई बच्चे दौड़ते हैं लेकिन प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते। जब भी हम कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ वेयर एंड टियर होता है। तो उसको रिपेयर करने के लिए हमें प्रॉपर डाइट भी लेनी है। कई बार ये मिथ होता है कि शरीर को सिर्फ प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो बच्चे प्रोटीन तो पूरा लेते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं लेते। तो हमें समझना है कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट ये 2 न्यूट्रिशन हैं जो कि हमें एनर्जी देते हैं, इमीडिएट एनर्जी देते हैं दौड़ने भागने के लिए। प्रोटीन हमारे लिए बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। लेकिन अगर हम एक्सेस एक्सरसाइज कर रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं तो शरीर क्या करेगा, एनर्जी बनाने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल करेगा। यानी हमारी मसल्स को कैटाबोलाइज करेगा एनर्जी बनाने के लिए। तो हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ बनी रहे, वो कैटाबोलाइज ना हो, इसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट लेना है जिससे कि हमारे दौड़ने भागने के लिए एनर्जी उससे प्राप्त हो
और प्रोटीन का इस्तेमाल हमारे शरीर को स्ट्रेंथन करने में किया जा सके। तो आपको प्रोटीन की भी भरपूर मात्रा लेनी है। प्रोटीन आमतौर पे हमारे शरीर में 1 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से ज़रूरत होती है। अगर आप 70 किलो के हैं तो मोटा मोटा 70 ग्राम पर डे आपको प्रोटीन चाहिए। जो वेजिटेरियन लेने वाले लोग हैं वो दालें खा सकते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन फूड लेने वाले लोग हैं वो एग या मीट भी ले सकते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी इनका बड़ा महत्व है। जिन लोगों के शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा कम होती है उनमें भी स्ट्रेस फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉर्मली हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा 30 नैनोग्राम पर ml होती है। जो लोग फोर्सेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं वो चाहें तो अपना विटामिन डी चेक भी करवा सकते हैं। इफ़ योर विटामिन डी लेवल इज़ लेस देन 30 नैनोग्राम पर ml, then you can take injection of vitamin D3 that contains 6 lakh intelligence unit in one dose. And one injection is sufficient because it have a good amount of vitamin D and it goes into your body without getting absorbed in the intestine. So you can take vitamin D3 injection single dose if your vitamin level in the blood is less than 30 nanogram per ml. तो आप लोग विटामिन डी चेक करवा सकते हैं। विटामिन डी की मात्रा अगर कम है तो आप इंजेक्शन ले सकते हैं, और अगर विटामिन डी लोअर लेवल पर है तो इंजेक्शन लेवल की ज़रूरत नहीं है, इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप विटामिन डी डिफरेंट फॉर्म्स में आता है, ये पाउडर फॉर्म में आता है, ये सॉल्यूशन फॉर्म में आता है, कैप्सूल भी आते हैं। आप विटामिन डी के कैप्सूल भी ले सकते हैं, वीक में 1 या 15 डेज में 1। तो आपको भरपूर मात्रा में विटामिन डी शरीर में होना चाहिए, प्रोटीन भी सफिशिएंट अमाउंट में आपको लेना है, कैल्शियम भी लेना है। नॉर्मली हमारी बॉडी को 1 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम चाहिए होता है। रफली आपको 0.25 लीटर दूध रोज़ अगर लें तो कैल्शियम इतना मिल जाता है। तो 0.25 लीटर, आधे से 0.25 लीटर दूध डेली पीना है आपको, जिससे कि कैल्शियम की मात्रा शरीर में बराबर बनी रहे। तो आपको जो भी बच्चे मिलिट्री सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो डाइट का ख्याल रखें। एक बैलेंस डाइट लें, प्रोटीन भी लें, साथ में कार्बोहाइड्रेट और फैट भी उतनी मात्रा में जरूर लें जितना दौड़ने के लिए काफ़ी है। कैल्शियम और विटामिन डी अगर आपकी डाइट में ठीक मात्रा में है, चेक करने पर विटामिन डी नॉर्मल आता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो आप विटामिन डी और कैल्शियम एक्सटर्नल सोर्सेज से भी ले सकते हैं, डॉक्टर से भी प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। तो लास्ट में मैं समराइज़ करने के लिए आपको कुछ टेक होम मैसेज देना चाहूँगा। वो ये है, दौड़ने में ध्यान रखिए, आपकी बॉडी को एडेप्ट करने में 3 महीने लगते हैं। रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद फिज़िकल की तैयारी करेंगे, ये सोचकर रनिंग बंद मत करिए। आपको रिटन के दौरान भी रनिंग करते रहना है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहना है, नंबर 1। क्योंकि बाद में आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप एक अच्छी ट्रेनिंग ले सकें, क्योंकि 3 महीने का टाइम रिटन के बाद फिज़िकल में आमतौर पर नहीं होता। दूसरी चीज़, जब आप रनिंग करते हैं तो एक साथ बहुत ब्रिस्क रनिंग मत करिए, एक साथ अपनी इंटेंसिटी को मत बढ़ाइए, स्लोली प्रोग्रेस कीजिए। 10% पर वीक के हिसाब से इंक्रीमेंट करिए, उससे ज़्यादा मत करिए। और कोशिश करें कि पहले महीने में बहुत तेज़ न दौड़ें, बल्कि शुरू के 1 महीने में या तो सिर्फ फास्ट वॉकिंग करें या फिर जॉगिंग करें, रनिंग से पहले महीने में बचें। तीसरी चीज़, अगर आप रनिंग कर रहे हैं और आपको अचानक से दर्द महसूस होता है तो दर्द को इग्नोर बिल्कुल ना करें, दर्द में ना दौड़ें, बल्कि अपने डॉक्टर से मशवरा लें। और अगर आप परामर्श नहीं ले पा रहे हैं तो भी अपनी डिस्टेंस और अपनी इंटेंसिटी को, रनिंग इंटेंसिटी, रनिंग डिस्टेंस को इतना कम कर दें कि आपको दर्द ना हो, दर्द में बिल्कुल ना दौड़ें। अगर स्ट्रेस फ्रैक्चर डायग्नोज हो गया है, डॉक्टर को दिखाया आपने, उन्होंने कहा यस यू आर हैविंग स्ट्रेस फ्रैक्चर, तो आपको कम से कम रनिंग तब तक नहीं करनी है जब तक कि आपका दर्द ख़त्म ना हो जाए। आमतौर पे इसमें 6 हफ्ते का समय लगता है। दर्द में नहीं दौड़ना है। और ध्यान रखिए, स्ट्रेस फ्रैक्चर एक ऐसी परेशानी है जिसका अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको जल्दी पहचान जाते हैं, जल्दी ट्रीटमेंट लेते हैं तो इसके ट्रीटमेंट में समय कम लगता है। और अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो ये धीरे धीरे बढ़कर कंप्लीट फ्रैक्चर में कन्वर्ट हो सकता है। और कभी कभी तो जब बच्चे
बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं तो दौड़ते दौड़ते उनकी हड्डियाँ कम्प्लीटली फ्रैक्चर हो सकती हैं, जिसके लिए बाद में या तो प्लास्टर लगाने पड़ते हैं या कभी कभी सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो दर्द को इग्नोर मत करिए, प्लानिंग से चलिए, जिससे आपकी जो उम्मीदें हैं, आपकी जो एस्पिरेशंस हैं, उनमें रुकावट ना आए और आप अपने सपनों को साकार कर सकें। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको अगर कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जिन लोगों को ये जानकारी अच्छी लगे वो इस जानकारी को आगे और भी बच्चों तक पहुंचाएं, क्योंकि हम अपनी डेली ओपीडी में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखते हैं और अफसोस होता है देखकर कि कई बच्चे जो बहुत टैलेंटेड हैं, जो बहुत फिज़िकली फिट हैं, वो सिर्फ प्लानिंग ना होने की वजह से अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते, अपने करियर को अचीव नहीं कर पाते। तो ये जानकारी उनके लिए भी लाभदायक साबित होगी जिनको पता नहीं है। तो जो लोग सुन रहे हैं वो खुद भी इस जानकारी का लाभ उठाएं और इसको आगे दूसरों तक पहुंचाने की भी कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया।